स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल 80mm में। और हम फिल्म के रिव्यूज़ करते हैं अनबायस्ड और ऐसे कि हम स्पॉयलर्स नहीं देते, रेटिंग्स नहीं देते, बिकॉज रेटिंग्स एक सिस्टम के थ्रू दी जाती है और क्रिएटिविटी काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, केसरी चैप्टर 2। सी शंकरन नायर जिनका किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं, ही इज़ द मैन फॉर रियल, बट उनके अराउंड काफ़ी किरदार ऐसे हैं जो रियल नहीं हैं। इस चीज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल हम फिल्म के ऊपर फोकस करते हैं तो इस फिल्म के अंदर जो कैनवासेस वगैरह दिखाए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है करण सिंह त्यागी जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद, और अमृतपाल सिंह बिंद्रा ने। और फिल्म का स्क्रीन प्ले असल में फिल्म की जान होती है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत सारे एरर्स लिए हुए हैं और बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन ये शायद वो तरीका है जिससे करण सिंह त्यागी और अमृतपाल सिंह बिंद्रा ये दिखाना चाहते थे कि अगर हमको ये स्टोरी आज एक आम दर्शक को पोर्ट्रे करनी है तो हमको वो कैसे करनी पड़ेगी। बट इस चीज़ के अंदर रिसर्च की काफ़ी कमी रखी है, लेकिन जो साथ दिया जाता है इस फिल्म को आगे बढ़ाने में वो है सिनेमाटोग्राफी। देवोजीत रे की सिनेमाटोग्राफी सच में कमाल है। लॉन्ग शॉट्स बहुत अच्छे हैं। कुछ एक जगह पे आर्ट डायरेक्शन जो कि कृष्णानंद शर्मा ने किया है, उसके साथ सिनेमाटोग्राफी ने चार चांद लगा दिए हैं। जैसे कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में जब अक्षय कुमार वहाँ पे जाते हैं तो उस टाइम पे जो सीन, जो ऑरा क्रिएट होता है वो सच में बहुत ही इंट्रिगिंग था। आप उस सीन के अंदर वहीं जाके बैठ जाते हो, आपको ऐसा लगता है। दूसरा, स्पेसिफिकली जब अनन्या पांडे कोर्ट के अंदर जाती हैं तो बहुत सारे काले कोट के बीच में द लेडी वॉज वेयरिंग ए वाइट साड़ी, एंड ऐसे कुछ सीन्स जो बहुत ही लॉन्ग शॉट्स के साथ दिखाया। स्पेसिफिकली हाँ, वो एक बरसात वाला सीन, वो तो बहुत ही अच्छा सीन है। मतलब वो सिनेमाटोग्राफिकल एक्सीलेंस दिखाता है सिनेमाटोग्राफर की और डायरेक्टर की भी। डायरेक्टर करण सिंह त्यागी ने अदरवाइज़ बहुत अच्छा काम किया है। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने रिसर्च को या तो टाइम नहीं दिया या फिर उनको टाइम नहीं दिया गया कि वो रिसर्च कर पाएँ। और इनके बीच में जो कैरेक्टर्स डेवलप हुए वो कैरेक्टर्स हाईली फिक्शनल साबित होते हैं। जैसे कि आर माधवन का कैरेक्टर, मैंने जितना भी टेक्स्ट पढ़ा उसके अंदर मेरे को आर माधवन का कैरेक्टर मिला ही नहीं। अनन्या पांडे जैसा कोई कैरेक्टर मेरे को नहीं मिला, अमित सियाल जैसा कोई कैरेक्टर मेरे को नहीं मिला। जो फिक्शनलाइजेशन हुआ है वो भारी फिक्शनलाइजेशन कर दिया है और इसलिए ये फिल्म बहुत दूर चली जाती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मोटिव। फिल्म की कास्टिंग हालांकि बहुत ही अच्छी है। अक्षय कुमार ने जो मेन लीड कैरेक्टर प्ले किया है उसके अंदर अक्षय कुमार को पूरे में से पूरे नंबर हैं। द ट्रबल हेयर इज़ दैट कि अक्षय कुमार को अब क्वेश्चन करना चाहिए अबाउट द कैरेक्टर्स विच ही इज़ प्लेइंग। द कैरेक्टर माइट बी एनग्रॉसिंग एनफ, बट हाउ डज द कैरेक्टर लुक्ड रियली इन द पास्ट, ही मस्ट हैव आस्क्ड दिस टू द डायरेक्टर। साइमन पेस्लेट डे जो बन रहे हैं जनरल डायर, और उनका जो गेटअप है वो खुद ही डराने लायक है। मतलब और उन्होंने जो काम किया है स्क्रीन के ऊपर, जो उनकी अपीयरेंस है वो सच में ऐसा लगता है कि वी आर एक्चुअली टॉकिंग टू ए मैनियक, ए नार्सिसिस्ट, ए वॉयलेंट पर्सन। उसके अलावा आर माधवन का जो काम है, बीइंग विलेनियस एंड बीइंग एन एंटागोनिस्ट, वेयर द कैरेक्टर, द एक्टर, द पोर्ट्रेयर themselves know that okay, I am doing it wrong and I am doing it with a wrong person। और उस जगह पे आके उस चीज़ को पोर्ट्रे करना लिटरली एक बहुत बड़ा डील साबित होता है, और आर माधवन ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है। आई वुड रियली एडमायर कि आर माधवन को कोई बेस्ट विलेनियस कैटेगरी के अंदर एक नॉमिनेशन दे दे। तो रेजिना कैसेंड्रा का काम हालांकि छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, एंड अदरवाइज़ अब वो शायद ये दिखाने लग गए हैं कि बॉलीवुड के अंदर भी वो बहुत इजीली छाप छोड़ सकती हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो उनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशंस बहुत इजीली आ जाते हैं एंड दे एक्चुअली मेल्ट्स इन द सीन। अनन्या पांडे को मैंने एक बार फिर बहुत बेहतर रोल में देखा और उनको एक्टिंग करते हुए देखा एक बार फिर। मतलब कि इससे पहले मैंने उनको शायद नेटफ्लिक्स पे उनकी मूवी थी ये कहाँ आ गए हम, उसके अंदर देखा था, तो उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया था, और यहाँ पे भी अनन्या पांडे ने बहुत अच्छा काम किया है। अब करण सिंह त्यागी के इतने बहुत मेहनत के साथ बनाए हुए पोर्ट्रेयल्स ऑफ द हिस्ट्री एंड पोर्ट्रेयल्स ऑफ द कैरेक्टर्स एंड व्हाट ही वांट टू डिपिक्ट, उनके अंदर जो ट्रबल्स आती हैं वो आती हैं स्पेसिफिकली जब स्क्रीन प्ले के ऊपर कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी लॉजिकल लगते हैं।
सबसे पहला तो वो इवेंट जहाँ पे मैसेकर होने के बाद में ये लोग बाग प्रूफ की तलाश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, सो दैट कि वो अपनी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा पाएँ। जब ये मैसेकर हुआ उसके बाद में पूरे के पूरे पंजाब में एजिटेशन हुआ था। उस एजिटेशन को रोकने के लिए गुजरांवाला के अंदर इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने तोप तक दागी थी। wasn't that enough of the evidence? वो लेकिन इस फिल्म के अंदर बिल्कुल नहीं दिखा गया है। रोलेट एक्ट के बारे में इस फिल्म में कोई भी बात नहीं की गई है। 2 से 3 जगह बैकग्राउंड के अंदर 2-3 जगह के ऊपर बस वो थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, एक्चुअली दैट्स इट। सो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अक्षय कुमार का एग्रेशन जो दिखाया है, वो दैट एग्रेशन लुक्स वेरी गुड ऑन अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार को लग भी रहा है कि भाई हाँ ठीक है, इफ़ आई गो एग्रेसिव देन आई एक्चुअली लुक गुड ऑन स्क्रीन। कोर्ट रूम ड्रामा स्टार्ट होता है सेकंड हाफ में, और सेकंड हाफ में कोर्ट रूम ड्रामा स्टार्ट होते ही 2 ऐसी इवेंट्स दिखाए जाते हैं जिन इवेंट्स का कोई मतलब ही नहीं था। तीसरा एक ऐसी चीज़ कि अक्षय कुमार को दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार बिकॉज ऑफ सम रीजंस अक्षय कुमार केस हार जाते हैं, दैट यू विल सी इन द मूवी, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज इट हेयर। तो वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। और जो रियली हुआ अगर उसको पोर्ट्रे किया जाता तो क्रोनोलॉजिकली इस चीज़ को एक बहुत ही अच्छे तरह से पोर्ट्रे किया जा सकता था। क्रोनोलॉजी तो बहुत ही गंदी दिखाई है इस मूवी के अंदर। 1920s में जब ये सब कुछ दिखाया कि 1920s में अखबार में ये सब कुछ छप रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, उस टाइम पे सी शंकरन नायर इंडिया में थे ही नहीं। वो 1921 में यूके से आए थे। जो पूरा का पूरा ये जो सीन ऑफ कोर्ट था वो हुआ था अप्रैल 1924 के अंदर। सो मूवी हिस्टोरिकली दूर है और इसीलिए ये शायद जितने भी इसके अंदर टाइटल्स आते हैं मूवी के अंदर वो टाइटल्स कभी भी डेट्स को ज़्यादा पोर्ट्रे नहीं करते हैं। और ये इस मूवी की सबसे बड़ी कमी है कि ये मूवी फिक्शनल ड्रामा कैटेगरी में चली जाती है रादर देन बीइंग इनटू द कैटेगरी ऑफ जॉनरे ऑफ ए पेट्रियोटिक मूवी। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ बीन मेंट लाइक, अगर मैं किसी चैप्टर 2 देखने जा रहा हूँ तो मैं पेट्रियोटिज्म ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ मूवी के अंदर। पेट्रियोटिज्म इज़ ओके, बट कुछ सीन्स में तो ये लगता है कि लाइक इट इज़ लाइक egoistic tussle between आर माधवन एंड अक्षय कुमार। सो वहाँ पे भी पेट्रियोटिज्म लूज कर जाती है मूवी। अपार्ट फ्रॉम दिस, शंकरन नायर ने केस हारने के बाद में ऐसे रिएक्ट नहीं किया था जो अक्षय कुमार ने किया बहुत सारे एफर्ट्स के साथ। गुस्सा जायज़ है। अब ये क्या है? ये है सिनेमैटिक पोर्ट्रेयल की निर्माता निर्देशक इस चीज़ से क्या बताना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि अगर आज हम इस स्थिति में होते तो हम इंग्लिश सरकार को ये बोलते हैं, और वो चाहे 10 बार बोलते 50 बार बोलते, उसका मतलब वही है, वही एफ वर्ड है। इस एग्रेसिवनेस के साथ ये मूवी को ख़त्म करना चाहते थे। जो रियल में जो इवेंट हुए अगर उनके साथ इसको मैच कर दिया जाता, इन इवेंट्स को मैच कर दिया जाता, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा एनग्रॉसिंग मूवी होती। हालांकि ये बात सच है कि सी शंकरन नायर जूरी के अगेंस्ट हार गए थे। वो 11 से 1 वोट में 11 to 1 वोट्स के अगेंस्ट वो हार गए थे। सी शंकरन नायर की सलाहकार समिति ने उनको मना भी किया था कि आप डिसीजन को एक्सेप्ट मत करो, लेकिन सी शंकरन नायर ने कहा था कि हु नोज व्हाट अनदर 12 इंग्लिश शॉपकीपर्स वुड थिंक। और इस पे जज ने उनको कहा था कि आप अपनी इमेज के बारे में सोचिए, अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचिए। तो इसके ऊपर सी शंकरन नायर ने कहा था कि इफ ऑल द जजेस ऑफ द किंग्स बेंच टुगेदर वर टू होल्ड मी गिल्टी स्टिल माई रेपुटेशन वुड नॉट सफ़र। और मेरे को ये लगता है कि ये स्टेटमेंट एक भारी स्टेटमेंट है उससे जो कि अक्षय कुमार ने एफ वर्ड में बोला, बिकॉज ये ग्रेविटी दिखाता है, ये कोर्ट रूम की ग्रेविटी दिखाता है। सो जो कोर्ट रूम में हुआ वो, और जो अक्षय कुमार ने एग्रेशन दिखाया, दैट इज़ वेरी वैलिड। बट हम जिस तरह से उसको दिखाना चाहते हैं उस तरह से सिर्फ हम ही देख के रह जाएंगे, हम दुनिया को नहीं दिखा पाएंगे। 1924 के अंदर जो केस हुआ वो, ये बात सच है कि वो मैकार्डी के कोर्ट में ही हुआ, लेकिन जो पोर्ट्रेयल था उसको एनग्रॉसिंग होना बहुत ज़रूरी था, सो दैट वी कैन एक्चुअली शो इट टू द वर्ल्ड। ये वाला काम किया गया था सरदार उधम के अंदर। और सरदार उधम मेरी नज़र में पिछले 50 साल के अंदर जो भी पेट्रियोटिक मूवीज़ आई हैं उनके अंदर अगर टॉप 5 में नहीं तो टॉप 10 में रहने वाली तो एक पिक्चर ज़रूर है। और उस मूवी को जैसे पोर्ट्रे किया गया था, उस मूवी को जिस पेट्रियोटिज्म के साथ बनाया गया था, जिस सेंटीमेंट के साथ बनाया गया था, वो सेंटीमेंट इस मूवी के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से मिसिंग था। आई वुड से कि जो
पेट्रियोटिज्म है वो जब डेविएट होके ईगोइस्टिक टसल में जाता है और वो जब वापस एग्रेशन बन के आता है, वो वाला जो चीज़ें हैं वो हम मतलब इस मूवी के अंदर मैं उन चीज़ों को पचा ही नहीं पाया था। अगर आपको हिस्ट्री पता है तो आप बोलोगे कि अरे यार भाई ये क्या नाटक है, और उसके बाद में सब्जेक्ट को इतना फीका कर देना वो तो मुझे बिल्कुल ही नहीं जमा ना। आपके पास एक एनग्रॉसिंग सब्जेक्ट है, आपके पास एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और हम उसके बाद में हम ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसके अंदर हम आपस में निंदा करके रह जाएंगे। अगर हम ये चीज़ बाहर दिखा ही नहीं पा रहे हैं, अगर हम ये चीज़ इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं और मतलब ब्रिटिशर्स को हम ये दिखाई नहीं पाएंगे कि भाई ऐसा हुआ था, बिकॉज हमने उसको पहले हाईली फिक्शनलाइज कर दिया है, तो क्या मतलब है हम इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि यार दोस्त में मिल के बैठे और उन्होंने दोनों ने बोल दिया कि यार अच्छा वो बंदा ठीक नहीं है, हाँ भाई यार वो बंदा तो ठीक नहीं है, दैट्स इट। अगर आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप जाइए मूवी को एंजॉय करके आइए। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, मूवी का प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा है, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर शाश्वत सचदेव ने दिया है और लिटरली बहुत अच्छा है। और जहाँ पर कोर्ट रूम ड्रामा स्टार्ट होता है वहाँ पे वो शायद एडिटर के साथ बैठे हैं कि भैया अब इसको रोक दो, बिकॉज द साइलेंस शुड कम, द डायलॉग शुड टेक प्लेस। तो इतनी भी मेहनत करी गई है इस मूवी के अंदर। अब अगर हम ऐसी स्टोरी लाइन के साथ ऐसी मूवी बनाते हैं जिसको कि हम बहुत सारे मतलब जिसको कि हम इंटरनेशनल एक्लेमेशन में नहीं भेज पाते, तो मेरे हिसाब से हमको हमारे रिसर्च के ऊपर रीथिंक करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर मैं देखूं कि भाई ये मूवी पैसा कितना कमाएगी, या ये मूवी पैसे कमा लेगी, बट पेट्रियोटिज्म इज़ जस्ट नॉट अबाउट मेकिंग मनी। पेट्रियोटिज्म इज़ दैट सेंटिमेंट जो आपको जोड़ के रखता है। और इस चीज़ के लिए मनोज कुमार साहब, जिनका थोड़े दिन पहले ही स्वर्गवास हुआ है, उनकी जीवनी आई, और वो जब मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी तो मुझको ये पता चला कि तत्कालिक प्रधानमंत्री ने उनको जाके कहा कि मेरे को एक ऐसी मूवी चाहिए जो कि आम इंसान के साथ जुड़ी हो, जो कि खेती और सेना के साथ जुड़ी हो, और उन्होंने उपकार बना डाली। आप आज भी उपकार उठा के देखिए, उपकार इज़ ए फैबुलस पीस ऑफ सिनेमा। और ऐसी फिल्में बहुत मुश्किल से बनती हैं, आपको बहुत सारे सेंटिमेंट्स जोड़ने पड़ते हैं उसके साथ। वो जो लास्ट वाला सीन है वो बहुत 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 ज़्यादा एनग्रॉसिंग होना चाहिए था, वो छाप छोड़ के जाना चाहिए था। एंड आई वुड रादर सजेस्ट कि आप ये मूवी एक बार देखो और 2 बार आप सरदार उधम देखो। ये मूवी एक किताब पे बनी है, और सरदार उधम एक ऐसी मूवी है जिसको देख के किताब लिखी जा सकती है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ मिसिंग फ्रॉम दिस मूवी। सो बस यही था हमारा रिव्यू इस मूवी के बारे में। आपकी राय मुझसे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो मैंने कहा उसके अंदर मुझे डिफरेंसेस इसलिए दिखाई दिए क्योंकि मैंने इससे पहले सी शंकरन नायर के ऊपर कुछ रिसर्च कर ली थी, और वही रिसर्च शायद इस मूवी के मेकर्स ने नहीं की थी। एंड दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। सो बस यही हमारा रिव्यू। मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में। जय हिंद।